हेलो एवरीवन। तो आज के इस छोटा सा जो वीडियो लेक्चर है उसका थीम है, उसका सब्जेक्ट है भीमबेटका की गुफाओं के चित्र, उनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। क्या थीम है, क्या सब्जेक्ट है? द पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका, इट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस टॉपिक को 3 सब हेडिंग्स में जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। और वो 3 सब हेडिंग्स क्या आएंगे? 3 सब हेडिंग्स क्या रहेंगे भीमबेटका पेंटिंग्स के? एक थोड़ा सा जानेंगे इनका इंट्रो कि कहां पर है, किसने ढूंढा। उसके बाद भीमबेटका के जो पेंटिंग्स हैं उनके कुछ फीचर्स को जानेंगे, और फिर इनका जो इम्पोर्टेंस है, हिस्टोरिकल और कल्चरल इम्पोर्टेंस, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये आपके सामने भीमबेटका का जो रॉक शेल्टर है, शैलाश्रय है, उसी का एक इमेज है। डियर, आपको पता है कि एमपी में ऐसे कई सारे साइट्स हैं, ऐसे कई सारे स्थल हैं, प्राचीन कालिक स्थल हैं जो रामायण और महाभारत से जुड़े हुए। अब टॉपिक चल रहा है भीमबेटका, और मैं रामायण और महाभारत क्यों आपसे बात कर रहा हूं? क्योंकि कहीं ना कहीं भीमबेटका का भी कनेक्शन जो है रामायण और महाभारत से है। और वह कनेक्शन क्या है? यदि हम लोग एमपी में कुछ रामायण और महाभारत के स्थलों को देखें तो आपको पता होगा, छतरपुर में चरण पादुका, उज्जैन में सांदीपनी मुनि का आश्रम, उसी से जस्ट जो सटा हुआ है, थोड़ी सी दूर जाएंगे, मंदसौर कहा जाता है वह रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका है। और यदि हम लोग चंबल क्षेत्र में जाएं, मुरैना, तो मुरैना में स्थान है कुंतलपुरी। कहा जाता है, यह कुतवार कहा जाता है कि यह जो है कुंती का मायका था। उधर सतना, चित्रकूट, रामायण से जुड़ी हुई असंख्य कहानियां। अब हम लोग आते हैं अपने इस भीमबेटका पे। इसका महाभारत से कुछ ना कुछ जुड़ाव है। और वह जुड़ाव क्या है? भीमबेटका शब्द का जो अर्थ है वह होता है भीम के बैठने का स्थान, सिटिंग प्लेस ऑफ भीम। ये कौन है भीम? वही पांडव, पंच पांडव। दूसरे नंबर युधिष्ठिर के बाद भीम। कहा जाता है कि इस क्षेत्र से कभी पांडव गुजरे थे और कुछ स्थान के लिए यहां पर, कुछ समय के लिए यहां पर रुके थे। चलिए, एक थोड़ा सा महाभारत से कनेक्शन तो हम लोग जान गए कि क्या है। अब ये भीमबेटका के जो गुफाएं हैं ये प्रसिद्ध क्यों? तो ये प्रसिद्ध है अपने प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रों के लिए, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के लिए काफी फेमस है। भारत में नहीं, पूरे विश्व के संदर्भ में बात करें तो सबसे ज्यादा यदि चित्रों का भंडार किसी एक जगह पर मिलता है तो वो कहां पर है? भीमबेटका की गुफाएं। तो क्यों प्रसिद्ध है ये तो हमें पता चला। डियर, यदि आप भीमबेटका के चित्रों का अध्ययन करेंगे तो यह आपके लिए एक प्रकार से यात्रा है। किसकी यात्रा है? प्राग ऐतिहासिक कालीन या प्राग ऐतिहासिक युग की यात्रा है। इन चित्रों के द्वारा आप समझने का प्रयास करेंगे कि जो प्राग ऐतिहासिक मानव है वो आपसे मन की बात कहना चाह रहा है। यहां पर मैं थोड़ा मजाकिया लहजे में अपने छात्रों से यही कहता हूं, जब भी मैं ये टॉपिक कवर करता हूं क्लास में, तो यही कहता हूं कि अभी जो मन की बात कहते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, बेसिकली भारत में जो सबसे पहली बार मन की बात कहने वाले जो लोग हैं वह प्राग ऐतिहासिक युग के, ये जो भीमबेटका में जो लोग रहते थे वो। मैं सबसे पहले वर्ड यूज कर रहा हूं। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहां के जो चित्र हैं वह भारत में सबसे प्राचीनतम चित्र के उदाहरण हैं। यहां पर गुफाएं हैं, यहां पर रॉक शेल्टर्स हैं, यानी शैलाश्रय है। जैसे ये देखिए, ये एक्चुअल में
एक्चुअल में ये गुफा नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रॉक शेल्टर्स बोलेंगे, है ना। छत के जैसा बना हुआ है और आगे पीछे खुला हुआ है और कई सारी गुफाएं भी हैं यहां पर। तो ये जो भीमबेटका है इसकी अवस्थिति कहां है? तो ये भीमबेटका की अवस्थिति है विंध्य पर्वत। भोपाल से यदि आप दक्षिण की ओर 60 या 65 किलोमीटर या थोड़ा सा और कम ले लें, वहां जाए और ओबेदुल्लागंज एक छोटा सा शहर है, उसी के पास में आपको ये भीमबेटका की गुफाएं देखने को मिलेंगी। और प्रसिद्धि का कारण क्या है, आपको मैंने बताया ही कि यह यहां से क्या मिले हैं, शैल चित्र मिले हैं। भारत के प्राचीनतम शैल चित्र यहीं से मिले हैं और सर्वाधिक शैल चित्र भी यहीं से मिले। यहां के जो शैल चित्र, शुरुआती शैल चित्र किस काल के हैं? तो इसका उत्तर है उच्च पुरापाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक। इसका टाइम पीरियड क्या है भाई? तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है नियर अबाउट 40,000 से लेकर 10,000 BC, 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में इसका जो समय है शुरुआती चित्रों का। उसके बाद जो भीमबेटका के जो चित्र, अधिकांश चित्र हैं, वह है आपके मध्य पाषाण काल के, मेसोलिथिक के। इसके बाद क्या यहीं पर चित्रकारी रुक गई? नहीं, इसके बाद आपको यहां पर ताम्र पाषाण और ऐतिहासिक युग के भी चित्र मिलेंगे। प्रश्न उपस्थित होता है कि भीमबेटका की गुफाओं को ढूंढा किसने? तो भीमबेटका की गुफाओं को ढूंढने वाले जो व्यक्ति हैं वो मध्य प्रदेश से ही हैं। उनका जन्म 1919 नीमच में होता है, मालवा क्षेत्र में होता है। और आपको बता दें कि मालवा क्षेत्र जो है चित्रकला के मामले में समृद्ध रहा है और इसका सबसे प्राचीनतम उदाहरण आपके सामने है क्या? भीमबेटका के चित्र। और आज भी यह परंपरा मालवा क्षेत्र में कौन बना के रखे हुए हैं? आंसर है चितेरे। चितेरे जो कि विवाह के अवसर पर मंदिरों को यदि सजाना हो तो बस उनको आप ये कार्य दे दीजिए, वो तुरंत आपको जो है चित्र बनाकर दे देंगे, चितेरे। तो ये जो चितेरे हैं इनकी जो शुरुआत है वो हम लोग कहां से मान सकते हैं? भीमबेटका। तो मालवा क्षेत्र की जो समृद्ध चित्रकला का जो आरंभ है उसका जीता जागता उदाहरण है भीमबेटका। भीमबेटका को डियर कहा जाता है जीवित स्थल, जो आज भी अपने मूल अवस्था में विद्यमान है, अपने उसी आदिम अवस्था में विद्यमान है। और फिर यूनेस्को ने इसके महत्व को समझा और 2003 में इसे विश्व विरासत का दर्जा दिया गया। लेकिन बात अभी हम लोग अपने पहले वाले पॉइंट पर आए कि खोजा किसने इन गुफाओं को। तो मैंने कहा वो मध्य प्रदेश के ही लाल है और उनको कहा भी जाता है फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री पेंटिंग या इंडियन रॉक आर्ट पेंटिंग का उनको फादर कहा जाता है। और उनका नाम है श्री विष्णु श्रीधर वाकनकर। इनके अंदर पुरातत्वविद का एक कीड़ा है। ट्रेन में कहीं बैठकर जा रहे हैं, भोपाल की ओर बढ़े, तब तक भोपाल से जस्ट पहले इनको बाईं साइड में कुछ गुफाएं दिखी, गुफाएं नहीं पत्थर दिखा। इनके अंदर का जो पुरातत्वविद का कीड़ा है वो एक्टिव हो गया। भोपाल स्टेशन पे उतरे, अपनी यात्रा वहीं छोड़ दिया और एक टैक्सी किराए पे लिया और पहुंच गए कहां? भीमबेटका। और 1957 ईस्वी 1957 में क्या ढूंढा, क्या अन्वेषण किया? भीमबेटका की गुफाओं का। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं कैसे इनकी खोज हुई आपको बताया। उसके बाद इनका अन्वेषण के साथ साथ उत्खनन कार्य आरंभ हुआ। उत्खननकर्ता, आरंभिक उत्खननकर्ता विष्णु श्रीधर वाकनकर हैं और उसके बाद यहां पर वीएन मिश्र ने भी उत्खनन का कार्य किया। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं यह रायसेन जिले में अवस्थित हैं, विंध्य पर्वत में। और यहां गुफाओं की संख्या 700 से अधिक है और इसमें से 400 से अधिक गुफाओं में आपको चित्रकला के साक्ष्य मिलेंगे। और ये चित्रकारी अधिकांशतः आदिम मानवों के द्वारा बनाई गई थी। 400 से अधिक मैं बता रहा हूं गुफाओं में चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। तो यानी हम लोगों ने अपना पहला पोर्शन कवर कर लिया। क्या हम लोग जान गए थोड़ा सा भीमबेटका के बारे में कि किसने खोजा, कहां पर है, क्यों प्रसिद्ध है, ये सब हम लोगों ने जाना। और मालवा की जो समृद्ध चित्रकला जिसको आज चितेरे बनाए रखे हुए हैं, और भी मालवा क्षेत्र से, इंदौर क्षेत्र से कई सारे ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने
पूरी दुनिया में मालवा की ख्याति को बढ़ाया है। जैसे एक नाम आता है नारायण बेंद्रे का। तो खैर हम लोग वापस आइए टॉपिक पर। ये जो चित्रकला है, ये जो गुफा चित्रकला या जो शैल चित्रकला आपको दिख रहा है, इसकी विशेषताएं क्या है? विशेषताओं में हमें जानना होता है रंग क्या है, किस तरह से चित्रकारी करते थे, किन किन तत्वों का चित्रकारी किया, कैसे रंग बनाते थे, इन्हीं सब तत्वों को समझते हैं। चित्रों को देखिए तो यहां आपको रंग दिख रहा है, ये है लाल गेरुआ चित्र है। चित्रों को, इन्हीं चित्र को देखिए तो कैसे चित्र बने हुए, एकदम रेखीय बद्ध चित्र बने हुए, एक रेखा में चित्र बने हुए हैं। थोड़ा सा टेंजेंट है, तिरछा है, लेकिन रेखा तो ऐसा ही है। यानी जब एक रेखा में चित्र बनाया जा रहा है तो पहले क्या है, प्लानिंग तो जरूर हुआ होगा, योजना बनाया होगा। तो चित्र कैसे है, योजनाबद्ध है। कुछ चित्र कैसे हैं, एक रेखीय है, और चित्र जो है नीरस नहीं है, गतिशीलता। तो एक रंग आपको बताया यहां पर, क्या, गेरुआ लाल। यहां देखिए दूसरा आपको दिख रहा होगा, ये सफेद। तो मूलतः यदि आप भीमबेटका के चित्र को देखेंगे तो दो रंगों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, गेरुआ लाल और सफेद। इसके अतिरिक्त आपको यहां हरे रंग और पीले रंग का भी प्रयोग दिखता है, और जो शुरुआती रंग है वह हरा रंग है, लेकिन हरा और पीला अधिक नहीं है। अधिक है आपका गेरुआ लाल, यानी ऑकर रेड कहते हैं या रेड ऑकर कहते हैं, और दूसरा आपका व्हाइट या सफेद रंग। रंग जो है प्राकृतिक रंग है। यहां की चट्टानें हैं, चट्टान में हेमेटाइट चट्टान है, उसको चूरा बनाया और उसमें पेड़ पौधे का रस वगैरह निकाल के, पत्तियों का रस निकाल के उसमें डाल दिया, और आपका बन गया लाल रंग। पक्षियों के जो मल है उनसे इन लोगों ने बनाया सफेद रंग। और आपको बता दूं कि ये जो चित्र 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के दौर में पहले चित्रकारी हुई, उसके बाद मध्य पाषाण में हुआ। इतने समय तक कैसे बने रह पाए, इसके पीछे कारण है कि ये जो रंग का इन लोगों ने प्रयोग किया डियर, ये वहां के चट्टानों के साथ वो मिल गया। यदि चट्टान के साथ नहीं मिलता तो ये आपको चित्र नहीं दिखते। चट्टान के साथ वो रंग जो है वो मिल गए। यदि आप यहां पर बारिश के मौसम में जाएंगे तो आपको ये चित्र थोड़े से फीके दिखाई देंगे, अच्छे से नहीं दिखेंगे, क्योंकि उस वक्त नमी रहती है चट्टानों में। लेकिन आप गर्मी में जाएं तो नमी समाप्त और आपको चित्र स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। तो रंग के बारे में आपको मैंने बताया। अब उसके बाद ब्रश कैसे यूज करते थे। तो लकड़ी की जो टहनी है या वृक्ष की जो टहनी है, इंग्लिश में उसको ट्विग कहते हैं, उसको तोड़ा, उसको कूचा, थ्रेश किया और ब्रश तैयार हो गया। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इन्होंने तो गिलहरी को पकड़ा और उसके पूंछ को काटा, गिलहरी को छोड़ दिया, ब्रश तैयार हो गया। अब और कुछ एक दो और विशेषताएं देखते हैं, जरा देखें इसी चित्र के आधार पर। देखिए यहां पर कुछ चित्र में पूरा का पूरा रंग किया गया है और कुछ में केवल उसके आउटर लाइन को ड्रॉ किया गया है, मतलब उसकी केवल बाहरी रूपरेखा। और लेकिन इसमें इन सबों में एक और आपको कॉमन चीज दिख रहा है, वो ये है कि बहुत ही कम रेखाओं के द्वारा इन लोगों ने अपने मन की बात को हमारे सामने स्पष्ट करने का प्रयास किया, बहुत ही कम रेखाओं के द्वारा। इसके अलावा और हम लोग क्या जाने इन भीमबेटका की चित्रकला की विशेषताओं को। तो ऑलरेडी मैं आपसे कह चुका हूं कि चित्र जो है योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए, और कई सारे चित्र जो है एक रेखा में बनाए गए हैं, रेखीय है। चित्र गतिशीलता का भाव, डायनेमिज्म का भाव जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इन चित्रों की विषय वस्तु क्या है। तो जो सर्वाधिक चित्र आपको मिलने वाले हैं भीमबेटका में वो पशुओं के हैं, गाय, बैल, चीतल, हिरण, लोमड़ी, ये सब के चित्र आपको यहां पर बहुतायत से देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो दूसरा चित्र है वह है क्या, हंटिंग सीन्स या शिकार के दृश्य। और यहीं से एक आपका महत्व भी निकल कर आता है कि इन चित्रों को देखने से हमें पता चलता है कि इन आदिम मानव का प्रकृति के साथ कैसा संबंध रहा होगा, इनका खान पान क्या रहा होगा, ये सब हमें पता चलता है। तो पहला, पशुओं से संबंधित जो चित्र है वो बहुलता से मिलते हैं।
दूसरा जो मैंने बताया, शिकार से संबंधित दृश्य मिलते हैं। इसके अलावा इनके कुछ सामाजिक जीवन से संबंधित, धार्मिक जीवन से संबंधित भी चित्र मिलते हैं। धार्मिक जीवन से संबंधित ये कैसे बोल सकता हूं मैं, तो यहां पर कुछ चित्र ऐसे मिले हैं भीमबेटका से, जिसमें बीच में एक पशु का चित्र है और उसके चारों ओर ये लोग नृत्य कर रहे हैं या गोल घेरा बना के बैठे हुए हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि ये जरूर टोटका, अंधविश्वास में विश्वास करते होंगे। कुछ इतिहासकारों का, पुरातत्वविदों का मानना है कि जब भी ये किसी जानवर का, पशु का शिकार करने के लिए निकलते थे तो संभवतः वे उसका पहले चित्र बनाते थे और उसके चारों ओर ये बैठ जाते थे। एक तरह का इनका टोटका है, अंधविश्वास है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हम उस जानवर या उस पशु को मार कर वापस लौटेंगे। ये इनकी धार्मिक मान्यताएं हैं। इसके अलावा कई सारे भीमबेटका में ऐसे चित्र हैं जिसमें महिलाओं को दिखाया गया है शहद इकट्ठा करते हुए। तो यहीं से पता चल रहा है कि जरूर ये शहद का भी सेवन करते थे, यानी यहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। देखिए, मन की बात हो रही है, ये आपको अपने मन की बात बता रहे हैं ये। और क्या जानना है? इसके बाद बहुत सारे जो चित्र हैं वो कैसे हैं? नृत्य करते हुए। कुछ लोग, कुछ एक तरह का वाद्य यंत्र है उसको बजा रहे हैं और कुछ लोग क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं। क्लियर? तो यानी हमें पता चल रहा है कि भाई मनोरंजन जो है, वह मनोरंजन कला के जो रूप है वह मनुष्य के साथ आज से नहीं जुड़ा हुआ है, वह प्राचीन आदिम काल से जुड़ा हुआ है। इसके बाद इन चित्रों को देखने से हमें यह भी पता चलता है कि ये किस प्रकार के हथियार का प्रयोग करते थे। यदि आप इन चित्रों को देखेंगे तो आपको 2-3 हथियार बहुलता से मिलेंगे, तीर, धनुष और भाला। क्लियर ना? तीर, धनुष और भाला। यही देखिए इतिहास का। अब एक इतिहासकार इन हथियारों को देखने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा। जो भाला है, भाला के अगले हिस्से में क्या है? एक छोटा सा नुकीला पत्थर है और उसको बांधा गया है। तीर, धनुष, तीर के अगले हिस्से में नुकीला पत्थर है, उसको रस्सी से या किसी तत्व से बांधा गया है, छोटे छोटे पत्थर। और जो इतिहास विषय के शोधार्थी हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, उनको पता है कि जो सूक्ष्म पाषाण है, सूक्ष्म पाषाण से संबंधित उपकरण वो किस काल के हैं? मध्य पाषाण काल। और यहां पर अधिकांश चित्र, भीमबेटका के जो अधिकांश चित्र हैं वह किस काल के हैं? मध्य पाषाण काल। क्यों? आखिर अधिकांश चित्र मध्य पाषाण काल के ही क्यों हैं? मध्य पाषाण काल के पहले आया पूरा पाषाण काल और मनुष्य इस वक्त पूर्ण रूप से यायावर है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोटे छोटे समूह में बटा हुआ है और शिकार, भोजन की तलाश में घूमता रहा। और इसी दौरान उसको ये भीमबेटका की गुफाओं के बारे में पता चला। मध्य पाषाण काल में अब वो यहां अधिक समय तक निवास करेगा। क्यों? मनुष्य की जो 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, उन सब का जुगाड़ यहां पर है। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई भी आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर प्रदत्त प्राकृतिक गुफाएं यहां पर, ये जो गुफाएं हैं ये प्राकृतिक गुफाएं हैं, घर आपके लिए ऑलरेडी बना हुआ है। इसी गुफाओं के पास आप क्या देखेंगे? कुछ झरने हैं जहां से नियमित रूप से पानी गिरता रहता है। मतलब आपको कैंट आरओ की भी आवश्यकता नहीं है। कैंट आरओ में तो कई सारे मिनरल कम हो सकते हैं और यहां पर प्रॉपर मिनरल वाटर, आपके पास शुद्ध मिनरल वाटर अवेलेबल है। तालाब भी है, आपको नहाना है तो आप झरना यानी सावर भी ले सकते हैं, तालाब में जाकर नहा सकते हैं। कंदमूल भरे पड़े हैं, तो सुबह का नाश्ता के लिए आपको जो है आपकी पत्नी को बार बार याद नहीं दिलाना पड़ेगा कि यार नाश्ता बना दो, नाश्ता बना दो। बस आपको थोड़ा सा कष्ट देना है और पेड़ पे चढ़ना है और कंदमूल तोड़ के ले आना है और खा लेना है। दोपहर का भी खाने का जो है इंतजाम होने वाला है। क्या? तालाब के पास आपको अपने हथियार लेकर बैठना है, कोई ना कोई पशु, जानवर पानी पीने आएगा और उसको मारना है और मारने के बाद नृत्य, खाना और नृत्य का आनंद लेना है। तो जब आपका रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता पूरा हो जाए तो आपके पास अब समय ही समय है। तो क्या करेंगे भाई? अब आप चित्रकारी करेंगे, नृत्य करेंगे। मध्य पाषाण काल। नवपाषाण काल में फिर क्यों नहीं? क्योंकि नवपाषाण का जो मनुष्य है वह किसान बन रहा है, पशुपालन में लगा हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक वह खेती किसानी में लगा हुआ है, थक गया है। अब उससे यदि मैं बोलूं कि जाकर तुम भीमबेटका की गुफाओं में मेरे लिए चित्र बनाए
तब तो वो जो है हमारी पिटाई ही करेगा। तो अधिकांश चित्र मध्य पाषाण काल के क्यों हैं, ये आपको मैंने एक आइडिया दे दिया। कुछ चित्रकला की यहां विशेषताएं भी आपको मैंने बता दी, और साथ ही साथ इसी दौरान मैंने आपसे डिस्कस भी किया इनका कुछ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। लेकिन और भी हम लोग 2-3 पॉइंट्स और समझते हैं। डियर, यदि आप कुछ चित्रों को देखें, जैसे ये जो चित्र है, ये भीमबेटका का काफी प्रसिद्ध चित्र है। ये एक विशालकाय सूकर है, पिग है, और इसमें ये जो उसका हॉर्न है, सिंग है, ये कैसा है, बैल के जैसा। यानी ये दो पशुओं का मिश्रण है, और यह एक मिथकीय, एक माइथोलॉजिकल एनिमल है। और यदि आप भीमबेटका में जाएंगे तो ये जो चित्र सामने नहीं है बल्कि काफी ऊंचाई पर है, और ये हैरान करने वाली बात है कि उतनी ऊंचाई पर कैसे लोग चढ़े होंगे और चित्रकारी की होंगे। तो इसके पीछे दो इंटरप्रिटेशन। एक इंटरप्रिटेशन क्या है, या तो उस समय एक विशालकाय पेड़ रहा होगा और उस पर चढ़ के इन लोगों ने चित्रकारी किया, या फिर एक लैडर बनाया होगा, सीढ़ी बनाया होगा, जीना बनाया होगा, और वहां पर पहुंच के चित्रकारी किया। और ये जो विशालकाय सूकर, जिसमें दो पशुओं का मिश्रण आपको दिख रहा है, पिग का और बुल का, ये कोई आम पशु नहीं है, बल्कि इतिहासकारों, पुरातत्वविदों का मानना है कि ये उनकी पूजा करते थे या पूजा पाठ करते होंगे। हमें धार्मिक मान्यताओं के बारे में जानकारी मिल रही है, मन की बात हो रही है। इसके अलावा आप यदि भीमबेटका के चित्रों का अध्ययन करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि एक ही चित्र को बार बार दोबारा, फिर 3 बार, 4 बार चित्रकारी की गई है। यानी क्या ये सौंदर्य बोध के लिए है? नहीं, ये सौंदर्य बोध के लिए नहीं है, वरन इसका एक गूढ़ अर्थ निकलता है जो कि उनके धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है। यदि वो केवल एस्थेटिक सेंस या फिर सौंदर्य बोध के लिए होता तो फिर एक ही बार चित्रकारी की जाती, उस पर बार बार नहीं किया जाता। तो जरूर कुछ ना कुछ उनका गूढ़ अर्थ था, यानी वो उनकी धार्मिक मान्यताओं की ओर इशारा कर रहा है। क्लियर? इन चित्रों को देखने से हमें उस समय के जो मानव है उनके सौंदर्य बोध के बारे में भी जानकारी मिलती है ना। उनके अंदर का जो कलाकार है, उनके अंदर का जो मकबूल फिदा हुसैन है, उनके अंदर का जो अजंता के अनाम चित्रकार हैं, उनके अंदर का जो आपका अमृता शेरगिल है, उन सब की जानकारी हमें मिल रही है। सौंदर्य बोध, कुछ चित्रों को, पशु चित्रों को आप देखेंगे क्या कि जो फीमेल एनिमल है उसमें क्या हो रहा है, फीमेल एनिमल में उसमें एक्सरे टेक्निक का प्रयोग किया गया है। अब ये क्या है, क्या एक्सरे टेक्निक उनको पता था? वर्तमान के पुरातत्वविदों ने यह नाम दिया है। क्या है एक्सरे टेक्निक? तो पशु गर्भवती है और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को दिखाया गया है। सौंदर्य बोध की जानकारी मिल रही है डियर। हमें उनके सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिल रही है। सांस्कृतिक जीवन क्या? सांस्कृतिक जीवन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, उनका खान पान क्या है, रहन सहन क्या है ना, उनके धार्मिक मान्यताएं क्या है, नृत्य संगीत है या नहीं है। तो इन चित्रों को देखने से हमें पता चला कि वे शाकाहारी मांसाहारी हैं, समूह में रह रहे हैं, क्योंकि शिकार भी करने जाते थे तो दिखाया गया है चित्रों में कि समूह में जा रहे हैं शिकार करने। ये देखिए यहां पर समूह में जा रहे हैं, सामाजिक प्राणी हो चुके हैं। अब वो प्राणी नहीं, अब वो सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी, समूह में शिकार करने जा रहे हैं। क्लियर? फिर नृत्य करता हुआ चित्र है, डांस कर रहे हैं, कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ मृदंग जैसा एक वाद्य यंत्र बजा रहा है। तो यानी हमें इनके सांस्कृतिक जीवन के बारे में, कल्चरल लाइफ के बारे में जानकारी मिल रही। तो इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिली कि उपकरण क्या था। अधिकांश चित्र किस काल के हैं? मध्य पाषाण, और मध्य पाषाण काल के ही क्यों हैं, इसके बारे में जानकारी। हमें जानकारी मिली इनकी धार्मिक मान्यताओं के बारे में, हमें जानकारी मिली इनके सांस्कृतिक जीवन के बारे में। तो यहीं पर अब हम लोग ये क्लास एंड करने जा रहे हैं। बट ध्यान रहे कि आज भी यह जो भीमबेटका की जो चित्रकारी आरंभ हुई, जो समृद्ध चित्रकारी आरंभ हुई, आज भी
मालवा क्षेत्र में उस समृद्ध चित्रकला को कौन बना के रखा हुआ है? चितेरे। ये कौन है? एक ट्रेंड ग्रुप होता है जिनकी जो पीढ़ियां पुस्त दर पुस्त पीढ़ी दर पीढ़ी कौन से प्रोफेशन में लगे हुए हैं? चित्रकारी के प्रोफेशन में लगे हुए हैं। तो यहीं पर क्लास एंड करते हैं डियर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।